ये आसान है, ये आपने पढ़ा। combustion of alkanes can happen in complete or excess oxygen or incomplete or limited oxygen supply. आ जाना शुरू। So isomers के बाद next alkanes, फिर alkene, alcohol, सबके reactions वगैरह हम पढ़ेंगे। So first is alkane combustion, उसका पहला reaction है। So complete combustion forms CO2 and water, and यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए टोटल 7 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे, तो 7/2 O2 आप इसको लिख सकते हैं। While incomplete combustion forms carbon monoxide as a gas. Everything is in the form of gas here. Combustion is always exothermic. You need to remember that कि ये exothermic process है. But complete combustion is more exothermic than incomplete combustion. और इसको अगर ऑक्सीजन आप बैलेंस करें तो 5 ऑक्सीजन will make it 5/2 here. So complete combustion is walaikum assalam, more exothermic. Walaikum assalam, walaikum assalam. तो आइसोमर्स के बाद अब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। एल्केन्स के, एल्कीन्स, अल्कोहल सबके रिएक्शंस हैं। सो इसमें सबसे पहले कंबशन, एल्केन का मैंने लिखा है, इजी रिएक्शन है वो लेवल वाला कि कंप्लीट होती है इनकम्प्लीट कंबशन CO2 वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि इट इज अ कलरलेस, odorless and poisonous gas. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेसिस पे आपको एमसीक्यूज पे ऑप्शन पिक करने पड़ते हैं। तो these 3 properties are particular for carbon monoxide. It's colorless, odorless and poisonous. तो ये तो बड़ा आसान रिएक्शन है, बेसिक सा। अब नेक्स्ट है क्रैकिंग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है इसका, क्लोरीनेशन। ये 3 रिएक्शंस। तो नंबर 2 की मैं हेडिंग देता हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें से पूछें, लेकिन ये इजी है। क्रैकिंग अच्छा, क्रैकिंग आपको याद होगा, ये भी आपने IGCSE O लेवल वगैरह में पढ़ी होती है कि क्रैकिंग इज डन so that large alkanes are converted into smaller alkanes and alkenes. उसकी रीजंस 2 होती हैं। एक तो स्मॉलर alkane alkenes are more combustible, अच्छे बर्न हो जाते हैं बिकॉज उनका साइज कम होता है।
और सेकंड रीजन ये है कि smaller hydrocarbons can sell for more profit rather than using a large alkane right away as a fuel. 10-12 कार्बन की चेन को आप एज अ फ्यूल कंबस्ट कर दें, उसकी जगह आप उसको ब्रेक करके 2-3 प्रोडक्ट बनाए और उनको सेपरेट सेल आउट करते हैं, तो यू गेट मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट. इकोनॉमिकली और केमिकली दोनों तरह से ये बेनिफिशियल है क्रैकिंग. तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ. क्रैकिंग में एक आध चीज ऐसी जरूर आती है लेवल में जो आपने वो लेवल में नहीं पढ़ी होती और एग्जामिनर्स को कोई एमसीक्यूज में कभी कभी पूछता है. वैसे ही वही है कि जो आपने पढ़ा IGCSE में. लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन और प्रोसेस. सो इट्स लाइक प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ large alkanes into smaller alkenes or smaller hydrocarbons are more combustible and economically beneficial. Like if you're asked why cracking is done even, तो आपने याद रखना है कि जो smaller hydrocarbons होते हैं they can burn better, they are more combustible. और दूसरा ये कि they are economically more viable, I mean beneficial in terms of industry. जब आप ये जाते हैं बाहर इधर DHA1 से बाहर शिफा हॉस्पिटल के साथ देखते हैं बड़े बड़े स्पेशली थर्सडे वाले दिन ऑयल टैंकर्स आके खड़े होते हैं, पूरी रोड बंद कर देते हैं. तो वो ऑयल टैंकर जा रहे होते हैं इधर मोरगा में, ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पे. अगर आप किसी हाइट पर रात को खड़े होकर देखें तो आपको उनके साइलोज भी नजर आएंगे, उनमें वो फ्लेम वगैरह लगा होता है वगैरह. तो वो ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं वो करती ये काम है. एक वो क्रैकिंग कर रही होती है, दूसरा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रही होती है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो ए लेवल में नहीं है फिर से, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि क्रूड ऑयल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर आपने सेपरेट करना है एक दूसरे से तो वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं और उससे सारा वो रिफाइनरी गैसेस और पेट्रोल और कैरोसिन और डीजल और सब बनता है. ठीक है ना. दूसरा जो एल्केन्स है उसके साथ वो करते हैं क्रैकिंग, और क्रैकिंग करके जो छोटे हाइड्रोकार्बन मिलते हैं उनको सेपरेटली सेल आउट करते हैं. तो ऑयल रिफाइनरीज में कोई फ्यूल जनरेट नहीं होता, दे गेट द फ्यूल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, सी से निकालते हैं, इधर उधर से निकालते हैं और वहां पे लाके प्रोसेस करके फिर सेल आउट करते हैं. तो डिफरेंट जो रिफाइनरीज की लोकेशंस हैं वो स्ट्रेटेजिकली होती हैं ताकि आपको फ्यूल की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उन एरियाज में इजी हो. ये नहीं है कि एक जगह आपकी कराची में रिफाइनरी अगर लगी हुई है तो आपको आखिर तक वो प्रोसेस करना पड़ेगा, भेजनी पड़ेगी सप्लाई लाइंस. तो क्रूड ऑयल ला के प्रोसेस करके फिर उस एरिया में वो सप्लाई करते रहते हैं. सारी दुनिया में ऐसा होता है. तो क्रैकिंग की डेफिनेशन के होता क्या है इसमें, इसका फायदा क्या है और टाइप्स है क्रैकिंग की, कंडीशंस क्या लें, टाइप्स क्या लें, फिर इसकी इक्वेशंस. तो इसके आगे आप लिख लें टाइप्स ऑफ क्रैकिंग. क्रैकिंग की दो टाइप्स हैं, एक थर्मल क्रैकिंग है और दूसरी कैटालिटिक क्रैकिंग है. थर्मल क्रैकिंग में हम टेम्परेचर हाई हीट यूज करते हैं और हाई प्रेशर यूज करते हैं. ठीक है. तो इट्स लाइक हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर up to 1000 degrees Celsius or high pressure. So we have these two condition. Temperature इसमें आपको टेम्परेचर लिमिट थोड़ी याद होनी चाहिए कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं. इसमें 600 to 1000 की ब्रैकेट भी लिखी होती है, लेकिन टिपिकली हाईएस्ट टेम्परेचर इज 1000. और जो सेकंड टाइप है क्रैकिंग की
इसमें दैट इज कैटालिटिक क्रैकिंग, इसी के नीचे वो भी लिख लें, सेकंड टाइप कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में एज द वर्ड शोज वी यूज कैटलिस्ट, और आपको पता है कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड भी कम हो जाएगा। तो कैटालिटिक क्रैकिंग में द टेम्परेचर इज लोअर देन दैट, उसको मैं लिख देता हूँ, it is in the range of 400 to 600 degrees Celsius. The pressure is still high. Or aluminum oxide and silicon dioxide, its mixture is used as a catalyst. So the mixture of aluminum oxide and silicon dioxide, it is used as a catalyst mixture. तो ये आपको याद करना होगी कंडीशंस को। स्ट्रक्चर्ड पेपर में एग्जामिनर आपसे जनरल पूछ लेते हैं कि गिव 3 कंडीशंस ऑफ क्रैकिंग, तो 3 कंडीशंस जब पूछे तो फिर आप कैटालिटिक वाली लिखेंगे ऑब्वियसली, ये टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट के साथ। वैसे जनरल कंडीशंस में टेम्परेचर और हाई प्रेशर इज ऑलवेज देयर, क्योंकि जब आप प्रेशर हाई करते हैं तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग को फैसिलिटेट करता है। अच्छा, अब इसके बाद इसके मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख दूं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स पे आ जाएंगे। तो ये टाइप्स के बाद एज अ नोट पॉइंट इसको लिख लें, ऑल different products can be formed during cracking. All different types of products can be formed during cracking except a larger compound or same compound. जब आप क्रैकिंग करेंगे किसी कंपाउंड की तो हर एक चीज बन सकती है उसमें से, लेकिन जो नहीं बनेगा वो उससे बड़ा कंपाउंड या सेम कंपाउंड। आई मीन क्रैकिंग कैन नॉट lead to making of a bigger compound than the subject compound. Cracking process is endothermic, ये भी आपने याद रखना है। It is an endothermic process. इसमें हीट absorb होती है, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग है टेक्निकली। तो ये नहीं होगा कि पेंटेन की क्रैकिंग आप करें और आपको हेप्टेन या हेक्सेन मिल जाए, उससे छोटे कंपाउंड कोई भी बन सकते हैं, सेम कंपाउंड नहीं होगा और बड़ा कंपाउंड नहीं होगा। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, इसी को एग्जामिनर एमसीक्यूज में टारगेट करता है और आपसे जो पूछता है क्वेश्चन, मैं उसकी एग्जांपल यहाँ ऐड करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी बेसिक जो नॉर्मल रूटीन में क्वेश्चन आते हैं वो। जो देखें इसमें इसी के नीचे अगर आप एग्जांपल्स ऐड कर लें, लेट्स से अगर C8H18 है और इस कंपाउंड की हम क्रैकिंग कर रहे हैं, एक चीज आप याद रखें कि जब आप देखें किसी हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं दिखाई हुई, सिर्फ हीट लिखा हुआ इस तरह से, तो वो क्रैकिंग हो रही होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके साथ मैं ऑक्सीजन लिख दूं तो फिर वो क्रैकिंग नहीं होगी। फिर क्या होगा, अगर इधर +O2 आ जाए तो फिर कंबशन हो जाएगी ना, अभी जो पड़ी है। तो जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट तो नहीं पर इग्नाइट ही करेंगे हम, तो वो कंबशन होगी। लेकिन अगर आप विदाउट ऑक्सीजन उसको हीट कर रहे हैं, वो क्रैकिंग है। कंबशन एक्सोथर्मिक होती है, ये एंडोथर्मिक होगी। ये कुछ बड़ी बेसिक चीजों के ऊपर कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं एमसीक्यूज, और हमने देखा है कि बच्चे वहां फंस जाते हैं समटाइम। तो विदाउट ऑक्सीजन इट्स क्रैकिंग। और एक और भी है, वो आगे हम पॉलीमर्स में पढ़ेंगे। लाइक अगर आपको ये एल्कीन मिल जाए जिसके साथ हीट लिखा हो और N लिखा हो, तो ये पॉलीमराइजेशन हो रही है, ठीक है ना, एल्कीन्स के लिए। जब आप एल्कीन्स को हीट करते हैं और
कंबाइन करते हैं मोनोमर्स को तो वो पॉलीमर बनते हैं। पॉलीमराइजेशन, क्रैकिंग, कंबशन, इन सारों में हाइड्रोकार्बन्स आपको नजर आएंगे। फर्क सिर्फ ये कि क्रैकिंग में एल्केन्स मिलेंगे, एल्कीन्स नहीं मिलेंगे। पॉलीमराइजेशन में एल्कीन्स होंगे और एल्केन्स नहीं होंगे। कंबशन में कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ फिर ऑक्सीजन भी होगा। तो अब मैं इसकी तरफ नहीं जाता, ये और चीज है। अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी है, cracking perhaps is the only reaction if there are no instructions given in question। तो फिर आप अपनी मर्जी का कोई प्रोडक्ट बना दें, कुछ भी बना दें, उससे बड़ा या सेम नहीं दिखाएंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। दूसरी बात ये कि इक्वेशन आपने बैलेंस करके लिखनी है, स्टेशमेट्रिकली बैलेंस, जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन साथ उसके मेंशन हो। तो अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो मैं दो प्रोडक्ट दिखाऊंगा, एक एल्केन एक एल्कीन। लेट्स से C5 प्लस C3, टोटल 8 कार्बन है। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने एक एल्केन बनाना और एक एल्कीन बनाऊंगा। तो 5 कार्बन का एल्केन अगर मैं बनाता हूँ तो C5H12 हो जाएगा। तो फिर साथ इसके जो एल्कीन होगा वो C3H6 होगा। अब टोटल कार्बन आप देखें 8, हाइड्रोजन 18 है। बहुत इजी है। अब इसमें देखें, इस तरह के क्वेश्चन में भी मार्क्स स्कीम कोई फिक्स नहीं होगी। एग्जामिनर वुड से एनी सुटेबल प्रोडक्ट शोन इन द आंसर। तो आप इसमें ब्यूटेन ब्यूटीन बना दें, पेंटेन प्रोपीन बना दें, हेक्सेन इथीन बना दें। टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने हैं, लेकिन बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन मत बनाएं। वियर्ड मतलब 8 है तो C7 और C1, ऑल्दो वो भी बनेगा, मैंने लिखा है सब बनता है, सिर्फ बड़ा और सेम नहीं बनेगा। लेकिन ट्राई एंड मेक रीजनेबल साइज फ्रैगमेंट्स। अदरवाइज मेनी टाइम्स दे गिव यू सम इंस्ट्रक्शन, लाइक लेट्स से अगर ये इस तरह से दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन, और उसमें एग्जामिनर ने आपको दो ब्लैंक्स दे के साथ हाइड्रोजन गैस भी दिखा दी है रिएक्शन में। तो अब देखें, फर्स्ट रिएक्शन में मैंने हाइड्रोजन गैस नहीं बनाई। इनफैक्ट हाइड्रोजन गैस इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन द प्रोडक्ट्स आर एल्केन एल्कीन्स। हाइड्रोजन गैस तब बनेगी जब बोथ एल्कीन्स, हाइड्रोजन तो बाय प्रोडक्ट है ना, उसको तो हम ऑर्गेनिक में काउंट नहीं कर रहे। हाइड्रोजन गैस तब बनेगी जब दोनों बाकी प्रोडक्ट्स एल्कीन्स होंगे, ठीक है ना। अब जो ब्लैंक्स में मुझे दो प्रोडक्ट दिखाने हैं वो मुझे दोनों एल्कीन्स दिखाने होंगे, लेकिन वो डिफरेंट साइज के होंगे। ये नहीं है कि सेम एल्कीन में दो दफा लिख दूं, उसको हम सेम कंपाउंड काउंट करेंगे, डिफरेंट नहीं होगा। अब आप देखें टोटल 12 कार्बन है, तो आप 7 कार्बन बना दें, 5 कार्बन का एल्कीन बना दें, 8 और 4 बना दें, लेकिन 6 एंड 6 नहीं बना सकते क्योंकि वो फिर हेक्सीन हेक्सीन दो दफा लिखना हो। इट विल नॉट बी डिफरेंट फॉर्मेट। सो लेट्स से अगर मैं इसको C7H14 और C5H10 लिखता हूँ, तो ये दोनों एल्कीन्स हैं। और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करें तो देखिए इसमें 14 + 10 24 + 2 26 और कार्बन 12 है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, तो फिर दोनों बाकी जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो एल्कीन्स ही बनेंगे साथ उसके, वरना इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। अच्छा, अब तीसरी बात इसके साथ ही लिख देता हूं मैं कि एल्काइंस आर नॉट फॉर्म्ड इन क्रैकिंग। Alkynes are not formed in cracking of alkanes। अच्छा, अब ये सिलेबस की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है, बाय द वे टेक्निकली ये बात 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन सिलेबस के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम कहते हैं कि एल्काइंस विल नॉट बी फॉर्म। तो आपने अपने प्रोडक्ट्स में एल्काइन नहीं बनाना जब तक कि क्वेश्चन आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता ऐसे कि जी इसमें एल्कीन भी एल्काइन भी बना है। फिर आप एल्काइन बनाते हैं उसको बैलेंस करते हैं, लेकिन खुद से एल्काइंस मत दिखाएं, इसके नंबर काटेंगे वो। अच्छा, तीसरी बात ये कि ये तो मैंने दो एग्जांपल्स करा दी। अब जो थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल आपसे पूछता है एग्जामिनर, वो लेट्स से कि if C5H12 is subjected to cracking, आपने C5H12 की क्रैकिंग कर दी और उसके बाद क्वेश्चन में उसने आपको कुछ ऐसे कंपाउंड दिए हैं।
अब मैं और इससे ज़्यादा नहीं लिखूंगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा काफ़ी। कॉन्सेप्ट समझाना है, आई होप आप इसको फॉलो कर लेंगे। अब ये कंपाउंड्स हैं, उनको उसने लेटर्स के साथ शो कर दिया, X, T, L, K, N, H। सो क्वेश्चन ये है कि which compound or compounds can be formed। ये MCQs का क्वेश्चन है, 2-3 दफा रिपीट हुआ और इसको अक्सर स्टूडेंट्स ना डाउट में भेज देते हैं। उसको क्लास में पढ़ाने का फायदा ये है कि टाइम बच जाता है बाद में। मतलब ये C5H12 की हमने क्रैकिंग की और ऑप्शंस में आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये कंपाउंड दे दिए हैं कुछ, और उनको लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, X, T, L, K, N, H के साथ, और पूछा आपसे ये रहा है कि विच ऑफ द कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, उसमें ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, जो मैंने इधर लिखा हुआ ना, ये पॉइंट इस पे अप्लाई हो रहा है। और इनफैक्ट क्वेश्चन मैंने कहा कि एमसीक्यूज में ही आता है अक्सर, उसमें एग्जामिनर ने ऑप्शंस आपको जो दिए हुए, मैं ऑप्शंस नहीं लिखूंगा लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ। उसमें ये लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लेटर्स इस तरह से कि जी X, T, L, H सारे। आपने वो ऑप्शन पिक करना है जिसमें करेक्ट कंपाउंड नजर आ रहे हैं। बात क्वेश्चन समझ आया मेरा आप लोगों को है कि टाइम जाया करो। इस कंपाउंड की हमने क्रैकिंग की, ये भी क्वेश्चन में दिए हुए और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच ऑफ द कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, और एमसीक्यूज में लेटर्स दिए हुए। हाउ वुड यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आपने ये पॉइंट अगर याद रखा हुआ है तो फिर आपको मसला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ऊपर इक्वेशंस हमने लिखी हुई है ना, ये स्टिशोमेट्रिकली बैलेंसिंग करके लिखी हुई है, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया हमने। ये जो इक्वेशंस है ये वन मॉलिक्यूल के हिसाब से हैं कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल को लेके क्रैकिंग करूं तो उसे ये बन रहा है। यहाँ हमारे पास 1 मोल है, तो जब आप कहते हैं ना 1 मोल, तो दैट मींस 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। ये इसके कोई बिलियन से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स की आप क्रैकिंग करेंगे तो कोई मॉलिक्यूल किसी तरह ब्रेक होगा, कोई किसी तरह ब्रेक होगा, सारे डिफरेंट तरह से ब्रेक हो सकते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो बताएं, कैन बी फॉर्म्ड को छोड़े मुझे बताएं कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। शाबाश, कम ऑन ट्राई इट। C3 है, हाँ, C6H12 नहीं बन सकता, ये नहीं बनेगा। और बाकी so larger cannot be formed and C6H12 is larger, and then I wrote same, तो इसमें सेम नहीं, ये सेम नहीं है, ये C5H10 लिखा है मैंने, ठीक है, और यहाँ हमारे पास C5H12 है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, तो ये बन सकता है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो कैन बी फॉर्म्ड की जगह आप अगर लिख ले कि नॉट बी फॉर्म्ड, तो वो आसान है, H, बस उसको मार्क कर लेंगे। क्यों नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज बिगर, बाकी सब बनेंगे। तो जिस ऑप्शन में आपको H नजर नहीं आएगा उस ऑप्शन को आपने पिक कर लेना है। इनफैक्ट सारे लेटर्स ही नजर आ रहे होंगे आपको सारे ऑप्शंस में, किसी एक ऑप्शन में H नहीं होगा, बस दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आई इस चीज की, तो इस एंगल से इसको याद रखना है। एक और एग्जांपल जो अगेन जो डाउट्स में भेजते हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन है, फिर आ जाए तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो मसला नहीं होगा। अच्छा, अब इंडस्ट्री में जो क्रैकिंग है वो हम लार्ज हाइड्रोकार्बन्स की करते हैं, बड़े एल्केन्स की करते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि कोई स्मॉलर हाइड्रोकार्बन जो है उसकी क्रैकिंग नहीं हो सकती। क्रैकिंग हर हाइड्रोकार्बन की हो सकती है, ठीक है, ये याद रखें। आपने क्रैकिंग करनी है, आपने उसके बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, आपने सिर्फ उसको इतनी हीट और एनर्जी देनी है जो उसके बॉन्ड्स तोड़ दे, बस। ऑक्सीजन है नहीं कि कंबशन हो जाए, तो वो बॉन्ड ब्रेक करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है कि मीथेन आपको गिवन है क्वेश्चन में, और इसको आपने एग्जामिनर कह रहे हैं इसकी क्रैकिंग के प्रोडक्ट बना दें। इसके क्रैकिंग के प्रोडक्ट क्या होंगे बताओ, शाबाश। CH4 की हम कर रहे हैं क्रैकिंग, और इसके प्रोडक्ट क्या हो, सोचो, शाबाश, इसमें से क्या बनेगा।
इजी है। जो प्रोडक्ट आपने दिखाना है वो ऐसा होना चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट भी कर सकता हो, ठीक है ना, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, और एक दफा स्ट्रक्चर्ड पेपर में इक्वेशन आई हुई है। क्या हुआ? पॉइंट्स क्या मतलब? इसके प्रोडक्ट बनाने, पॉइंट्स का क्या मतलब? बनाओ, खुल के क्वेश्चन पूछो, मुझे समझ नहीं आई। जी भैया, नहीं समझ आई? फंस गया ना, पेपर में क्या लिखोगे इसका? मीथेन की क्रैकिंग इंडस्ट्री में कोई नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट में ये बात कर दी कि क्रैकिंग इंडस्ट्री में कोई क्यों नहीं करता, क्योंकि ये वेस्टफुल काम है। आप मीथेन फ्यूल है उसको बर्न कर रहे हैं, उसको क्रैकिंग कर रहे हैं फ्यूल के साथ, और आगे जो चीज मिलेगी वो भी यूजलेस है। तो इंडस्ट्री में कोई नहीं करता क्रैकिंग। लेकिन क्वेश्चन इज कि कैन वी सब्जेक्ट मीथेन टू क्रैकिंग? आंसर इज यस, इसकी भी क्रैकिंग हो सकती है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि बनेगा क्या। बता देते हैं स्टूडेंट्स, इतनी देर में तो कुछ तो बोल देते हैं। CH2 बना दूं? यही मैंने कहा था कि आपने कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बनाना जो स्टेबल ना हो। तो CH2 तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है ना, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बहुत इजी था, नहीं आया आप लोगों को। भैया इसमें आपने करना ही है कि कार्बन और हाइड्रोजन निकाल देने बस। बताओ क्या मुश्किल था इसमें? है क्योंकि मीथेन में जो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्पेसिफिक एनर्जी है 410 किलो जूल। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा सारे ब्रेक हो जाएंगे। जब सारे ब्रेक होंगे तो कार्बन हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन होगा सॉलिड, हाइड्रोजन गैस। तो आप समझ लें कि मीथेन की क्रैकिंग से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, यहाँ सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन बन रहा है बस। ये है वो क्वेश्चन जो मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट डाउट में भेजते हैं, क्रैकिंग of methane leads to formation of carbon and hydrogen only, nothing else. अच्छा, अब नेक्स्ट रिएक्शन भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज हैलोजिनेशन। इसमें कोई डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ लें शाबाश। All right, so third reaction of alkanes is chlorination or free radical substitution. इसका मैकेनिज्म भी है सिलेबस में। आपके सिलेबस में टोटल 4 मैकेनिज्म है, और वो सारे मैकेनिज्म वाले रिएक्शन सब इम्पोर्टेंट है। उनमें जो ये वाला है फर्स्ट वाला, ये एल्केन्स में आता है। अच्छा देखिए, इसकी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, आपने अगेन IGCSE में भी रिएक्शन पढ़ा होगा कि अगर आप मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो इट नीड्स UV लाइट फॉर द रिएक्शन, और ये एक एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे आप उसके साथ, HCl बाय प्रोडक्ट बना देंगे। फिर ये क्लोरोमीथेन है, फिर क्लोरोमीथेन के बाद फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट करके यूवी लाइट की प्रेजेंस में इट विल फॉर्म CH2Cl2। फिर CH2Cl2 will further react with more chlorine in UV light, form CHCl3 plus HCl, or finally CHCl3 will react with more chlorine to form CCl4. तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन निकल रहा है और क्लोरीन उसकी जगह आ रहा है, ठीक है। आई होप यू आपको रिएक्शन याद है वो लेवल्स। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें जो यूवी लाइट है ये क्लोरीन को ब्रेक करती है। कि हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कल की क्लास में, उसमें आप देख लेंगे डिटेल में। ये जो CHCl3 है इसका यूज आपके सिलेबस में, इसको याद रखेंगे आप। CHCl3 को हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, और कॉमनली इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं।
So chloroform or trichloromethane is used as anesthesia. Trichloromethane or chloroform is used as anesthesia in hospital surgeries वगैरह में बंदे ऑपरेशन से पहले बेहोश करते हैं इसे। अच्छा, ये जो CCl4 है इसका भी यूज आपने याद रखना है, that is tetrachloromethane. Tetrachloromethane. अच्छा, जो tetrachloromethane है, it is one of the best organic non-polar solvent. ये क्लोरोफॉर्म का तो यूज बहुत रेयरली आता है लेकिन इसका कॉमनली आता है। ये अक्सर एमसीक्यूज के ऑप्शंस में मिलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी गुड नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर इज अ गुड पोलर सॉल्वेंट एंड CCl4 इज अ गुड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसको आप इसके साथ लिख लें, इट्स अ वेरी गुड नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो चीज वाटर में डिसॉल्व नहीं होती वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, जो पोलर चीजें होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व होती हैं। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे अगर कहीं ऑयल है, ग्रीस है और फ्लोर पे गिर जाए फर्श पे, तो आप खाली पानी से उसको धोते रहें वो साफ नहीं होगा, क्योंकि ऑयल और ग्रीस इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। उसमें डिटर्जेंट के साथ करेंगे तो वो अलग चीज है, या फिर पेट्रोल के साथ आप उसको साफ करें फौरन साफ हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल इज नॉन पोलर एंड ग्रीस इज नॉन पोलर, दे मिक्स वेल। तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड यूज्ड एज वेल। अच्छा, ये जो मैंने प्रोडक्ट इधर लिखे हुए सारे 1 2 3 4 क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इन सारों में से एक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक, ये HCl तो बाय प्रोडक्ट। वन ऑफ दीज कंपाउंड इज, मैंने आंसर तो दे दिया वैसे ऑलरेडी, लेट्स सी। इन सारों में से एक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है, कौन सा वाला है? ये क्वेश्चन वैसे मुझे पहले पूछना चाहिए था। है टेट्राक्लोरोमीथेन नॉन पोलर है, ठीक है। आप रीजन बताएं, ये नहीं बता सकते आप लोग। दिस इज नॉन पोलर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया होगा वैसे। तो ये नॉन पोलर क्यों है, ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था। इसको बोलते हैं रिटेंशन, ये बड़ी जरूरी है A लेवल वालों के लिए। Why is CCl4 नॉन पोलर? ये भी MCQs में आते हैं ढेरों क्वेश्चन, बहुत इजी है, गेस किया करें, हमेशा ट्राई जरूर किया करें। आप लोग कोशिश नहीं करते, मैंने देखा। चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ ना, शायद कुछ हिंट मिले आपको। नहीं, शाबाश भैया। CCl नहीं, बहुत है। कार्बन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो अच्छा खासा है। क्लोरीन जो है वो 3.3 के करीब है, कार्बन बेचारा 2.45 के करीब है। देखो मेरा कोशिश तो कर रही है ना, आप लोग भी करो। चल नहीं, देखें ये नॉन पोलर है कि उसके जो डायपोल है वो कैंसिल होते हैं। डायपोल मोमेंट पढ़ा था ना, ये डायपोल है, डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है। ये डायपोल ऑपोजिट है, सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस चीज को कहीं देखें, वहां नोट्स में तो लिखा ही होगा डायपोल के टॉपिक में। CCl4 के एग्जांपल में लाजमी बताता हूँ। सो CCl4 इज नॉन पोलर एज इट्स ओवरऑल डायपोल मोमेंट्स कैंसिल आउट, इसके सारे डायपोल कैंसिल हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पे नॉन पोलर नहीं है, ठीक है, फर्क है। अब इसके बाद इसका मैकेनिज्म है वो अब करेंगे कल की क्लास में, वो ऑनलाइन है। प्रॉब्ली थोड़ा अर्ली टाइम पे क्लास होगी, जैसे 3 बजे के करीब, लेकिन आप मेजॉरिटी तो बहुत उसमें नहीं आ सकते। अगर अर्ली ना हुई तो शाम में रख दूंगा इसी टाइम पे, अगर उसमें आ सकते। हाँ, मैथ्स की सर जमील ने शायद कहा है, लेकिन आओगे आप लोग आएंगे फेस टू फेस? मुश्किल ही है, ऑनलाइन नहीं आते फ्राइडे को तो। चले मैं कंफर्म कर दूंगा, लेकिन ये कि शाम को कल तो मेरे लिए मुश्किल आना है, एक दो काम है और, लेकिन ये है कि ऑनलाइन तो होगी क्लास डेफिनेटली। ठीक है जनाब।